नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। और ये है एमसीक्यू क्लास, जिसमें कि आप लोगों को केवल एमसीक्यू सॉल्व करना है। मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा संवैधानिक विकास भी 1773 ईस्वी से स्टार्ट किया था, 1935 तक गया हुआ था। तो हम लोगों ने टोटल एक्ट अधिनियम जितने भी अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था वो सब देख लिया। यानी 1947 भी अधिनियम है, स्वतंत्रता अधिनियम। तो उसमें से ज़्यादा कुछ खास है नहीं संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि संविधान में कुछ बदलाव किए गए हो, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। 1935 तक जो इम्पोर्टेंट था उस एक्ट को लिया गया। उसी के बेस पे यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, यानी 60 सवाल होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल है। और आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पहले पॉज करना है, रोक देना है। जैसे ही क्वेश्चन नया आता है स्क्रीन पर, वीडियो को रोकना है और खुद से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मैच करना है कि उसका सही आंसर है कि नहीं। और कमेंट में लास्ट में बताना है कि किसका कितना, या जैसे मतलब 60 सवाल है उसमें से कितना उसका सही हुआ। 10 नंबर सही, 10 सवाल सही हुआ, 12 सवाल सही हुआ, जो भी सवाल सही हुआ वो कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल शुरू करते हैं आज का। तो आज का पहला सवाल है स्क्रीन पर। तो आप लोग क्या करना है, पहले इसको पॉज करना है, रोकना है, और इसमें सवाल को पढ़ना है, और उसके बाद जो भी आपके हिसाब से लगता है कि आंसर सही है उसको टिक करना है। जैसे पहला सवाल है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, इसका समाज का आर्थिक स्थिति का ब्यौरा। आर्थिक स्थिति मतलब होता है कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या उसका व्यवसाय व्यापार का आधार है, कैसे पैसा इनकम होता है, इसे होता है आर्थिक स्थिति। तो इसका आधार है, तो इसका आधार तो बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का लिखित दस्तावेज, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधि, सांस्कृतिक क्या होता है, जैसे कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्या रहना खाना है, कैसे खाना पीना है, क्या कपड़ा पहनते हैं, ये संस्कृति का। प्रशासनिक निर्देशों का संकलन, प्रशासन को निर्देश दिया जाता है उसका संकलन है। तो ये केवल ये तो नहीं है, लेकिन जो केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें जो नियम होते हैं, नियम और उपनियम भी लिखे होते हैं, ताकि कैसे संगठन चलेगा, कैसे सरकार बनेगी। तो सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का लिखित दस्तावेज, इसे क्या कहते हैं, संविधान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल है, आप लोग को फिर से वही वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, आप लोग के हिसाब से जो ऑप्शन सही होता है उसको सही करना है, और उसके बाद जो आपका आखिरी में सबसे सही, टोटल जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उसको कमेंट करना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है, वॉरेन हेस्टिंग। और कैनिंग कब बना, कैनिंग बना था जब 1858 का अधिनियम आया था, पहला वायसराय। ठीक है, अगला सवाल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। और पहला वायसराय कैनिंग। और वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और डलहौजी डलहौजी गवर्नर जनरल है, जिसने कौन सी संधि स्थापित की, जैसे कि किसी का अगर बेटा नहीं है तो उसका जमीन किसके हवाले हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के हवाले हो जाएगा, अगर मान लो कोई उसका संतान नहीं है। तो इसको कहते हैं क्या, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ऑफ लैप्स। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि अगर मान लो कोई राजा है जिसका कोई संतान आगे नहीं है, वारिस नहीं है, तो अंग्रेजों ने, डलहौजी ने ये नियम बनाया था कि वो जो साम्राज्य है वो खुद ब खुद ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। अगर वो किसी को गोद लेता है या किसी और को देना चाहता है तो वो नहीं होगा। यही वजह था कि झांसी की रानी जो है उसने बेटे को गोद लिया हुआ था, फिर अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया कि आपका ये उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। हम लोगों ने पहले भी देखा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक ये क्या बना था, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और डलहौजी, डलहौजी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद है चौथा सवाल, कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। आप लोगों को फिर से सवाल रोकना है और रोक करके देखना है कि खुद से बनता है कि नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें चार्टर एक्ट था, इसमें चार्टर एक्ट था। 1813 में क्या हुआ था, आंशिक रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें कि चीन या फिर अफीम का व्यापार और चाय का व्यापार को छोड़ करके सारा एकाधिकार क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और 1784 एक्ट कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट।
है ना। इसमें 2 बोर्ड आता है जहाँ से द्वैत शासन स्टार्ट होता है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, जिसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम रहेगा कि वो व्यापारिक मामले में देखे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का राजनीतिक मामले के मामले में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब गठित हुआ। तो कब गठित हुआ, देखो 1773 में क्या आया था, अधिनियम आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत ही मेंशन किया गया था कि एक भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका काम होगा सजा सुनाना। लेकिन गठित कब होता है, गठित होता है 1774 ईस्वी। तो कब क्या देखना है, किस अधिनियम के तहत पूछेगा, कौन से वर्ष के अधिनियम के तहत, 1773। और कब गठित अगर हो जाता है तो कब गठित होगा, 1774 में। 1784 में क्या आता है, क्विट इंडिया एक्ट आता है। 1793 में क्या आता है, अगला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है वो 20-20 साल के अंतराल में आएगा। पहला कब आ गया था, 1773 में आ गया था। 20 साल का अगला कब आएगा, 1793 में। 1793 में जो मेंशन किया गया था वो बात ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार है उसको अगले 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो अगर कभी एग्जाम में सवाल आता है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो 1793। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। किसका व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ, ब्रिटिश सरकार का तो नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। डच से तो कोई मतलब है नहीं, डच तो अलग कंपनी है, अलग जगह है। फ्रेंच भी नहीं, तो फ्रेंच के बारे में हम लोगों को पढ़ा नहीं है। ये डच और फ्रेंच ये सब लोग का पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पॉलिटी हम लोग क्या देखा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश सरकार तो लंदन में, उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। अगला आता है 7वां नंबर सवाल कि किस एक्ट द्वारा शिक्षा में पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो कौन सा एक्ट था जिसमें कि 1 लाख रुपए का प्रावधान, और हम साथ ही साथ देखे थे कि इसी एक्ट में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के उस पर जोर ज़्यादा दिया गया कि हम लोगों पे विज्ञान पे ज़्यादा खर्च करेंगे पैसे को। तो कौन सा एक्ट था, वो था 1813, जिसमें साथ ही साथ आंशिक रूप से एक अधिकार को समाप्त किया गया, जिसमें केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया और अफीम के साथ। 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। 1853 का अधिनियम आता है मंत्रिमंडल और पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कि द्वैत शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद आता है 8 नंबर सवाल है कि भारत में विधि आयोग का गठन किसने किया था। तो भारत में विधि आयोग क्या था, विधि आयोग चीज है कि जो भी भारत में धर्म के हिसाब से जो कानून है, धर्म के किस हिसाब से कौन सा धर्म चलता है उसकी जानकारी के लिए, कि हिंदू धर्म के लिए कौन कौन सा नियम है, मुस्लिम धर्म के लिए क्या क्या नियम है। तो अंग्रेजों ने इस बात को जानने के लिए कि अंग्रेज किस हिसाब से, मुस्लिम किस हिसाब से चलते हैं, हिंदू किस हिसाब से चलते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए विधि आयोग का गठन किया। और इसके जो गठन करता थे वो है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, कैनिंग, विलियम एंटी, डलहौजी इस बारे में पढ़ चुके हैं। अगला है 9 नंबर सवाल कि चार्टर एक्ट 1833 का दूसरा नाम क्या है। तो चार्टर एक्ट 1833 का दूसरा नाम पिट्स इंडिया एक्ट तो नहीं होगा, रेगुलेटिंग एक्ट भी नहीं होगा, भारत शासन अधिनियम अभी हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि भारत शासन अधिनियम कब आता है, जब 1857 का विद्रोह हो जाता है, उसके बाद से जो भी अधिनियम आता है वो क्या होता है, भारत शासन अधिनियम। इससे पहले क्या होता है, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इस तरीके से एक्ट आता है। तो ये कौन सा बच गया, ऑप्शन सी, सेंट हेलेना एक्ट। इसके बाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। पहली बार जब 1858 का अधिनियम आता है उसमें भारत का गवर्नर जनरल पद को हटा करके उसको वायसराय का पद नाम दिया जाता है। और उस समय पे जो पहला वायसराय है कौन है, लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिक कौन है, भारत के गवर्नर जनरल। डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और साथ ही साथ ट्रेन यानी रेल, डाक, ये सब जो भी सेवाएं हैं यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी। वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगला सवाल है कि भारत शासन अधिनियम का 1858 के तहत कौन सा पद समाप्त कर दिया जाता है। ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज तो भारत में समाप्त हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक भारत में ब्रिटिश ताज है ही नहीं। राज सचिव अभी तो बना ही नहीं था, 1858 के तहत आता है। भारत का वायसराय, ये भी आता है। भारत वायसराय मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल था वो अब क्या बन जाता है, भारत का वायसराय। तो कौन सा बचा, ऑप्शन ए, जिसमें जो ये द्वैत शासन चल रहा था दो तरीके से। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था, राजनीतिक मामला देखना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, व्यापारिक मामला देखना। इस चीज को भी याद रखेंगे, व्यापारिक यानी व्यापार का मामला जो भी होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो केवल राजनीतिक मामला देखेगा, जिसमें सैन्य शासन ये चीजें हैं कि कहाँ युद्ध लड़ना है, किस पे कितना सैन्य होगा, ये सारी चीजें कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। अगला सवाल है कि किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन
ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाता है। ब्रिटिश ताज के अधीन कब होता है? जब 1857 का विद्रोह होता है, और ये इतना व्यापक विद्रोह था और ये मौका भी था ब्रिटिश लोगों के लिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन को लेकर के अपने हाथ में ले, ताकि वहाँ का जो भी फायदा हो रहा है, जो भी शोषण हो रहा है भारत का, और तो वो किसके हाथ में डायरेक्ट जाए? वो ब्रिटिश के हाथ में जाए। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के मंत्री, वहाँ के व्यापारी, उसके हाथ में। तो इसलिए 1857 का अधिनियम आता है, 1858 का अधिनियम, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो उसका अधिकार है, राजनीतिक शक्ति से छीन करके किसके अंदर में आ जाते हैं हम लोग? ब्रिटिश के अंदर में आ जाते हैं। और उसी के तहत 1858 के तहत चार्टर एक्ट, ये तो अलग चीज़ है, आजादी पहले आया हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अगला सवाल है स्क्रीन पर कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद को पहली बार किस एक्ट से स्थापित किया गया था? कौन सा एक्ट था जब से कि राजनीतिक शुरू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उस पर भी ब्रिटिश का जो है कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे था। ब्रिटिश ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था, वो था ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बताया गया, और मद्रास और बम्बई, ये दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया है ना। इसी हम लोगों ने देख लिया था रेगुलेटिंग एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया है। चार्टर एक्ट 1813 से क्या है? आंशिक रूप से एकाधिकार को समाप्त करना, जिसमें चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारा जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम, और उन्होंने देखा वायसराय का पद और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन लेकर के ब्रिटिश इंडिया अपने हाथ में ले लेता है शासन। और इसमें राज सचिव का ही पद आता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? राज सचिव, SOS सचिव का पद, एक सचिव होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, एक परिषद होता है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, और ये सारे लोग कहाँ हैं? लंदन में हैं, और लंदन में रहकर काम कर रहा है। तो इसका वेतन कहाँ से जा रहा है? भारत के राजस्व से, यानी भारत के लोग ही पेमेंट कर रहे हैं। और ये लोग कहाँ से निर्णय ले रहा है, कहाँ से डिसाइड कर रहा है? लंदन में बैठे बैठे डिसाइड कर रहा है। और ये चीज़ें कहाँ है? भारत इसका पैसा जाता है और भारत इनके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना। 13 नंबर। अगला सवाल है 14 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस कोर्ट का गठन हुआ? हम लोगों ने पहले देखा था फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम एक किला का नाम है जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे। उन लोगों ने अपना एक किला बनाया हुआ था, जगह बनाया हुआ था, उसमें वहाँ पे ऑफिसर्स लोग रहते थे, सैनिक लोग रहते थे। और उसी के अंदर क्या था? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई 1773 के अधिनियम के तहत। तो किस कोर्ट की स्थापना करी गई? 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट का स्थापना कब किया जाता है? 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट बनाया जाता है, एक बम्बई में, मद्रास में और बंगाल में, है ना। हाई कोर्ट कब आता है? 1861 में अस्तित्व में आता है, और 3 हाई कोर्ट आता है, ठीक है, मद्रास, बम्बई और बंगाल। सवाल नंबर 15, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कैसी शासन व्यवस्था लागू की गई? कैसी शासन व्यवस्था लागू की गई? देखो, पिट्स इंडिया एक्ट जब आता है उसमें से 2 चीजें होता है। पहले से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पहले से चल रहा था, 1773 से ही चल रहा था, और इसका काम क्या था? यहाँ पे जो भी मामला हो रहा है, राजनीतिक मामला है, उसका रिपोर्ट किसको देना? ब्रिटिश को देना। पता करते रहे ब्रिटिश की यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम उठाया, किस पे हमला किया, कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र अपने में शामिल कर लिया, किससे क्या टैक्स दे रहा है, किसको कितना अधिकार दिया, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश को पता चलते रहे, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था। और इसका काम यही था कि यहाँ का जितना भी राजनीतिक मामला है उसका रिपोर्ट किसको देते रहे? ब्रिटिश को। प्रांतीय व्यवस्था, ये तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। दोहरी व्यवस्था, ये भी नहीं। दोहरी व्यवस्था क्या था? अब 1784 में क्या होता है? ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया 1773 में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब आता है, जिसमें एक और चीज शामिल किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक और विभाग बनाया जाता है, एक और ग्रुप गठन बनाया जाता है, जिसमें कि इसका काम क्या रहता है? BOC तो देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देख रहा था राजनीतिक मामला। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो देख रहा है वो व्यापारिक मामला देख रहा है कि व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी नहीं करी। और ये भी रिपोर्ट किसको दे रहा है? ब्रिटिश को रिपोर्ट दे रहा है, यानी अंग्रेजों को रिपोर्ट मिल रहा है कहाँ से? भारत से, कि भारत में क्या क्या चल रहा है। और इसके लिए 2 ग्रुप बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और ये कब बना था? 1784 में। और इसी को 2 व्यवस्था जो है कि राजनीतिक मामला को देखने के लिए अलग विभाग है और व्यापारिक मामला देखने के लिए अलग विभाग है, इसी को कहते हैं दोहरी व्यवस्था। और ये है ऑप्शन सी, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था अलग चीज है, वो पंचायत में लगाता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था हम लोग पढ़े नहीं अभी तक इसमें। अगला सवाल है 16 नंबर कि चार्टर एक्ट 1833 में किस पदनाम का परिवर्तन हुआ? 1833 का अधिनियम जब आता है उस समय तक हम लोग क्या पढ़े थे? 1773 इस जो एक्ट है उसमें बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है।
1833 का जो अधिनियम आता है उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रह करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और 1858 का अधिनियम जो आएगा, 1858 का अधिनियम जो आएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोल दिया जाएगा, वायसराय। ठीक है, तो ये चीजें। तो क्या सवाल था, चार्टर एक्ट 1833 में किस पदनाम का परिवर्तन किया जाता है? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो आप लोगों को इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बंगाल का गवर्नर जनरल का होता है, इंग्लिश ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश पता हो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब क्या बोला जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जरूरी नहीं कि सवाल सब हिंदी में प्रॉपर आए, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में आएगा, उसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो वायसराय से गवर्नर जनरल तो कभी नहीं किया गया, गवर्नर से वायसराय किया गया था, लेकिन ये 1858 में किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, दो अलग अलग विभाग है और दोनों अलग विभाग कब तक काम करता रहा, 1858 तक ऐसा ही चलता रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 1858 का अधिनियम आता है और उसमें क्या होता है, दोनों को समाप्त कर दिया जाता है और ये दोहरी व्यवस्था चल रही थी, इसको क्या होता है, खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 17, जिसमें चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य योगदान क्या है? 1853 का चार्टर एक्ट, इसका मुख्य योगदान है ऑप्शन ए, संसदीय व्यवस्था। क्या होता है कि इसमें जो पहली बार जो गवर्नर जनरल का है उसमें से विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति अलग कर दिया जाता है। विधायी शक्ति का क्या काम रहता है, वहाँ पे कानून बनाना। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 1853 से। व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति, ये तो 1833 का है। देखो इसमें क्या है, 1833 होगा, 1813 होगा। ये व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति है, ये 1833 होगा या 1813 होगा? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा 1833। क्यों? क्योंकि इसमें आंशिक रूप से कहीं नहीं पूछा गया। जब भी आंशिक रूप से पूछे उसको क्या ऑप्शन देना है, 1813 देना। जब भी पूर्णता पूछे, इसमें कुछ नहीं मेंशन किया गया, इसका मतलब क्या किया गया है, पूर्णता। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्ति कर दिया गया। तो एकाधिकार को समाप्त करने का विषय किसमें है, 1833। बंगाल का विभाजन हम लोग आगे देखेंगे। और शिक्षा पर व्यय का प्रावधान 1813 में किया गया। ठीक है, तो 18वां सवाल, कौन सा अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल लागू हुआ था? तो 1833, इस समय पे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो कि कार्यकाल में थे। 1833 का अधिनियम, क्यों? क्योंकि इसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत का गवर्नर जनरल बना था और 1833 से पहले वो क्या थे, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए क्या हो जाएगा 1833। सवाल नंबर 19, संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है? जड़ दस्तावेज, जड़ मतलब होता है जो कभी नहीं बदले, है ना, वो पकड़ बना के रखे। जड़ दस्तावेज, तो जड़ दस्तावेज तो है नहीं। आर्थिक दस्तावेज, आर्थिक दस्तावेज मतलब होता है कि वहाँ का आर्थिक स्थिति, यानी कि क्या, कैसे वहाँ का व्यापार काम करता है, कैसे लोगों का आय है, इसके बारे में जानकारी, तो ये जानकारी तो है नहीं। या धार्मिक दस्तावेज, धार्मिक दस्तावेज भी नहीं है। संविधान क्या है, धर्म का मामला है, धार्मिक दस्तावेज नहीं है। क्या है, निरंतर विकसित दस्तावेज। निरंतर विकसित दस्तावेज मतलब क्या होता है कि जिसमें समय समय के साथ बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जड़ है, एक बार जो बन गया वो हमेशा के लिए है। समय आने के साथ बहुत सारा बदलाव किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को हटाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को लाया जाता है। तो क्या है, निरंतर विकसित दस्तावेज। सवाल नंबर 20, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा सिविल सेवा में भारतीयों को क्या अनुमति मिला? चार्टर एक्ट 1853 सिविल सेवा में, जो हम लोग देखते हैं आईसीएस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो आईसीएस में भारतीयों को क्या अनुमति मिला था, शामिल होने का अनुमति मिला था। परीक्षा से छूट नहीं मिला था। उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दिया गया, क्योंकि जब कोई भी भारतीय ऐसा पोस्ट पर नहीं था जो सबसे ऊंचे पद पे हो। ऊंचे पद पे हमेशा किसको रखा गया, अंग्रेजों को रखा गया था। तो कोई अनुमति नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि 1853 में शामिल होने का छूट दिया गया था। ये कोशिश 1833 में पहले एक बार किया गया था कि भारतीयों को प्रतियोगिता परीक्षा के थ्रू सिविल सेवा में शामिल किया जाए, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण ही 1833 में असफल रहा। 1833 में नहीं हो पाया, फिर कब होता है, 1853 में। सवाल नंबर 21, भारतीय कानूनों को संहिताकरण के लिए लॉर्ड मैकाले का आयोग कब बना? भारतीय कानूनों की संहिता क्या है, किसमें जो है धर्म के मामले में, कि अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया, विधि आयोग, जो हम लोग पढ़े कभी, विधि आयोग बनाया, जिसका काम ये था कि वहाँ का भारत का धार्मिक मामला देखे कि धार्मिक मामला क्या है, वहाँ किस तरीके से वहाँ पे काम होता है, हिंदू धर्म के लिए क्या है, मुस्लिम धर्म के लिए क्या है, इस तरीके से। तो ये कब लाया गया था, 1833। अभी हम लोगों ने देखा था 1833, 1813 में तो नहीं लाया गया था, 53 में नहीं लाया गया, 58 में तो बहुत दूर है। उसका अगला सवाल है सवाल नंबर 22, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
का चाय और चीन व्यापार पर एकाधिकार कब समाप्त हो गया? ये तो कई बार बता चुके हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, चाय और चीन पे एकाधिकार समाप्त होता है 1813 में और पूर्णतः समाप्त हो जाता है 1833 में। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, ये शासन अधिनियम। तो सवाल नंबर 23, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि कब शुरू हुआ? इसका ऑप्शन है 1833। इसमें से स्टार्ट हो गया था यहाँ पर लोगों को शामिल करना, और 1833 के अधिनियम में ही किसको लाया गया था? 3 सदस्य को लाया गया था, जो हम लोग देखते हैं कि पटियाला का महाराजा है ना, बनारस के राजा और एक सर दिनकर राव, इन तीनों को शामिल किया गया विधान परिषद में। और ये सब चीज़ें इसलिए था ताकि हम लोग है ना एक संकेत दिखा सके कि हाँ हम लोग भारतीयों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि भारतीयों को लगे कि हाँ हम भी इसमें शामिल हैं और हमारे ही लोग नियम कानून बना रहे हैं। तो ये था 23 नंबर। 24 नंबर, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ये तो कई बार हो चुका है। 1833 ईस्वी में भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ था? पहला कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। केवल हेस्टिंग याद रखेंगे, है ना। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिक। अगला सवाल, पहली बार प्रशासनिक और विधायी शक्तियां कब अलग होती हैं? पहली बार जब हम लोग देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था बनाया जाता है, उसमें क्या होता है? विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां अलग हो जाती हैं। संसदीय व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है 1853 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत को रिपोर्ट भेजने की अनिवार्यता कब हुई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कौन सा रिपोर्ट भेजता था? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट भेजता था वो था राजनीतिक मामला, कि जितना भी राजनीतिक मामला है उसका रिपोर्ट किसको जाना है? अंग्रेजों को जाना है। और वो कब से अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए से। और ईस्ट इंडिया एक्ट में क्या किया गया था? एक और कोड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आया था 17 ईस्ट इंडिया एक्ट में 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC, ये था 1773। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बोर्ड आ जाते हैं, BOC एंड COD। BOC का काम क्या है? राजनीतिक मामला। COD का काम क्या है? व्यापारिक मामला। तो COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब आता है? ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। सवाल नंबर 27, किस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान हुआ? ये हम लोगों ने देख लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार आंशिक रूप से छीन लिया जाता है और चाय और चीन के साथ ही व्यापार छोड़ा जाता है, उसी समय पे उस पर एक और दबाव दिया जाता है कि अब जो है भारतीयों पे आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे और साथ ही साथ विज्ञान पर, टेक्नोलॉजी पर इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कब किया था? 1813 में। अगला सवाल है 28 नंबर, कि भारत का वायसराय कब नियुक्त हुआ? कब से स्टार्ट हो गया था भारत का वायसराय बनना? ये कब से पहली बार अस्तित्व में आता है? हम लोग कब जानते हैं कि भारत का वायसराय भी हो सकता है? 1858 में। 1858 से पहले क्या चल रहा था? भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस तरीके से, है ना। वायसराय कब आता है? 1858 में। इसमें और भी एक चीज आता है, राज्य सचिव और एक मंत्री परिषद, सचिव परिषद बनाया जाता है जिसमें 15 लोग शामिल होते हैं। और ये 15 लोगों का काम क्या रहता है? राज सचिव को सलाह देना। और ये सब कहाँ सलाह आपस में कर रहे हैं? लंदन में कर रहे हैं कि भारत को कैसे लूटा जाए, किस तरीके से शोषण किया जाए, क्या क्या नियम कानून बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शोषण कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो भारत से, है ना। ये सारे नियम कहाँ बन रहा है? लंदन में। और ये सब शोषण नियम बनाने का भी पैसा कहाँ से आ रहा है? भारत से ही आ रहा है ना। एक तो नियम ही बनाया जा रहा है भारत को शोषित करने का, और ऊपर से उसको नियम बनाने में जो मजदूरी लगना है, जो वेतन लगना है, वो भी कहाँ से आ रहा है? भारत से ही आ रहा है। ये कब हो गया था? 1858 में। इसके बाद आता है सवाल नंबर 29, किस एक्ट ने दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी? दोहरी शासन व्यवस्था क्या चल रहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होगा, जिसका काम होगा एक का काम होगा राजनीतिक मामला देखना, एक का काम होगा व्यापारिक मामला देखना। किसका काम है राजनीतिक? BOC। ठीक है, जो सीधा सीधा चल रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, उसमें क्या होगा? वो राजनीतिक मामला देखेगा। और जो उल्टा चल रहा है COD, अच्छा ये भी तो सीधा ही चल रहा है, COD, इसका काम क्या आ जाएगा? व्यापारिक मामला देखना। देखो डायरेक्टर्स, इसमें क्या है? डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? डायरेक्टर्स हम लोगों ने बहुत देखा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हो रहा है ना। यहाँ कहाँ होता है? कंपनियों में। कंपनियों में, हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो वहाँ का निर्णय लेता है। क्यों क्या होता है कि जो कंपनी खोलता है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, उनके पास अगर पैसा होता है तो वो लोग कंपनी इन्वेस्ट कर देते, कंपनी खोल देते। और उसका निर्णय क्या लेना है कि मजदूरों को कितना सैलरी मिलना चाहिए, कितना किसका तनख्वाह होना चाहिए, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? डायरेक्टर्स पढ़े लिखे होते हैं और एक कंपनी के अंडर में काम करते हैं। इनका काम यही होता है कि वहाँ का सब देख रेख करना, किस पे कितना पैसा खर्चा करना है,
किसी को कितना मजदूरी देना है, ये सारी चीज़ें। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या, डायरेक्टर जैसे सुनेंगे, डायरेक्टर्स मतलब व्यापार के मामले में निर्देश देना। कंट्रोलर, कंट्रोलर जैसे करेंगे, कंट्रोल करने मतलब क्या होता है कि हम लोग राजनीतिक मामले की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कंट्रोलर। और एक आता है दोहरी व्यवस्था है, स्टार्ट कब से हो जाता है, ये स्टार्ट होता है 1784 से किट्स इंडिया एक्ट के तहत, क्योंकि इसके पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था 1773 में। 1784 में एक और बोर्ड आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दोनों मामला को अलग कर दिया जाता है, राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला अलग कर दिया गया। और ये कब तक चलते रहता है, 1858 तक चलते रहता है। और इसको कब समाप्त किया जाता है, भारत शासन अधिनियम जैसे 1858 आता है, तो क्या होता है, ये दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इसका अगला सवाल है कि भारत में संविधान, देखो ये चीज जो है सवाल नंबर 29, एक होता है दोहरी शासन व्यवस्था, एक द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन हम आगे पढ़ेंगे, जबकि प्रांत में एक विषय होगा हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, जब उसको दो चीज को बांट दिया जाता है, प्रांत में लागू कर दिया जाता है, तो क्या होता है, द्वैध शासन। ये क्या है, दोहरी शासन। दोहरी शासन, द्वैध शासन अलग चीजें हैं। दोहरी शासन वो है जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसे कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था। द्वैध शासन वो शासन व्यवस्था है जिसमें कि विषयों को दो भागों में बांट दिया गया कि ये विषय जो है, जैसे कि सेना हो गया, पुलिस हो गया, टैक्स लेना हो गया, ये सब क्या हो गया, आरक्षित विषय। हस्तांतरित में क्या हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब हस्तांतरित। अगर विषयों को दो भागों में बांटा गया तो क्या हो गया, द्वैध शासन। अगर विभाग को दो भाग में बांट दिया गया, राजनीतिक व्यापारिक मामला कर दिया गया, तो वो क्या है, दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल नंबर 30, भारत में संविधान किसकी सर्वोच्चता स्थापित करता है, विधानमंडल की सर्वोच्चता स्थापित करता है? नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर विधानमंडल है नहीं, कार्यपालिका है उससे ऊपर। उससे ऊपर कार्य मतलब ऊपर कोई नहीं है, सब क्या है, बराबर। जैसे हम 3 विभाग पढ़ते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों का अपना अपना काम है ना, कोई सबसे ऊपर नहीं है। तीनों विधायिका पे भी कौन चेक करता है, ये विधायिका है। इस पे कौन चेक करता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका भी इस पर नजर रखता है, विधायिका भी इस पर नजर रखती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका भी दोनों पर नजर रखता है। न्यायपालिका इस पर नजर रखता है, इस पर नजर रखता है। और विधायिका भी इस पर नजर रखता है कि अगर मान लो कोई जज है, अगर उसके खिलाफ कुछ बिल पास करना है, महाभियोग पास करना है, कहाँ होता है वो, विधायिका में पास होता है ना। और मान लो कोई विधायक कोई भी बिल पास कर दिया और वो हमारे मूल अधिकार के विरुद्ध है, खिलाफ है, या संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो क्या हुआ, न्यायपालिका उसको रद्द कर देगा। इसको ये भी शासन कंट्रोल कर रहा है। कार्यपालिका भी देख रहा है कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, सजा सुनाना, किसी को पकड़ना हो, कहाँ तक कार्यपालिका। तो सब एक दूसरे पे क्या होता है, नजर रखा होता है, सब एक दूसरे पे हस्तक्षेप कर रहा होता है। तो इन तीनों में से तो कोई बड़ा नहीं है, ना विधायिका, ना कार्यपालिका और ना न्यायपालिका। सबसे बड़ा ऊंचा कौन है, सबसे ऊंचा है संवैधानिक विधि, जो संविधान लागू करता है हमारे देश में। जिस हिसाब से संविधान में अगर लिख दिया गया है उसी हिसाब से देश चलेगा। सबसे ऊपर कौन है, संविधान और संवैधानिक विधि। सवाल नंबर 31 है कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव किस अधिनियम से पड़ा। मंत्रिमंडल व्यवस्था मतलब क्या होता है कि मान लो कि किसी गृह मंत्रालय और सैन्य रक्षा मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय, सबको मंत्रालय बांट देना, ये किसके अधिनियम के तहत आता है, 1861 से ही क्या हो जाता है, विभागीय प्रणाली आता है, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। कभी कभी अगर हम एग्जाम में आता है कि पोर्टफोलियो, एक मिनट, हाँ, तो पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, विभागीय प्रणाली। इसका पोर्टफोलियो का हिंदी होता है विभागीय, है ना। विभागीय प्रणाली क्या है, जिसमें कि विभाग को बांट दिया जाए कि हाँ एक एक विभाग, आपके लिए गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय का अलग मंत्री है, होम मिनिस्टर का अलग मंत्री है, ठीक है, रेल मंत्री अलग है, इस तरीके से बांट दिया गया। उससे क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय व्यवस्था। और ये सब कभी स्टार्ट होता है, 1861 से स्टार्ट होता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 32 कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य संख्या क्या थी, तो 4 से बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 5 कर दिया गया था, है ना। अगला सवाल है कि 1861 में विधान परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन मनोनीत हुए। तो 1861 अधिनियम के तहत विधान परिषद में मनोनीत होने वाले सदस्यों का नाम है बनारस के राजा, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को शामिल किया गया था। और ये भी क्या था, फूट डालो और राज करो वाले नीति के तहत ही था, फूट डालो और राज करो। और ये तीनों को शामिल इसलिए किया गया था ताकि भारतीयों को लगे कि हाँ ठीक है, भारत के लोग भी अब जो है विधान परिषद में शामिल हो रहे हैं, कानून बनाने में शामिल हो रहे हैं। अब भारतीय लोगों को ही कानून बना रहा है, ताकि ज़्यादा भारतीयों को ऐसा ना लगे कि अंग्रेजी कानून बना रहे हैं, हम लोग को पालन करना पड़ रहा है। ये केवल एक तरीके से क्या अपने बचाव के लिए इन तीनों को शामिल किया गया था। और ये लोगों से, अगर कहीं किताबें मैंने पढ़ा हुआ था कि अगर ये लोगों से पूछा जाता था कि आप लोगों को तो इंग्लिश समझ में नहीं आता है,
तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वाला बिल सही है भारतीय के लिए, ये वाला गलत है? तो ये लोग कह रहे थे कि जैसे वायसराय सॉरी भारत का गवर्नर जनरल जैसे ही सर हिलाता है कि हाँ हाँ ये सही है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, सर हिला देते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों को मनोनीत किया गया ताकि ये लोग क्या करें, हाँ में लाते रहें और भारत का नियम जो बिल जो है पास होते रहे, और लोगों को ये लगे कि राजा बनारस के राजा ही तो हम लोग के लिए नियम बना रहे हैं, महाराजा पटियाला ही तो बना रहे हैं, सर राव अपने ही तो हैं जो नियम पास किए बनाए, तो इसलिए क्या करते हैं, ये क्या सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया गया था। महात्मा गांधी तो हो नहीं सकते क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म ही होता है कितना 1869 में, तो अभी क्या आ रहा है 1861 है ना, तो महात्मा गांधी थे नहीं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के संस्थापक के रूप में है, एक सदस्य के रूप में। गोपाल कृष्ण गोखले ये 19वीं सदी के क्रांतिकारी हैं जिसने एक सोसाइटी का स्थापना किया था। उस सोसाइटी का नाम है, कैसे बताऊं, हाँ तो उस सोसाइटी का नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना किसने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सवाल नंबर 34, विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम किस वायसराय ने शुरू किया था? हम लोगों ने देखा था कि जब 1861 का अधिनियम पढ़े थे उस समय से स्टार्ट किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली, जिसमें मंत्री परिषद सबको अलग अलग मंत्रालय दे दिया गया था। विभागीय प्रणाली कब से स्टार्ट हो जाता है, कौन से अधिनियम के तहत, 1861। और 1861 में कौन से वायसराय हैं, 1861 का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्या होता है, देखो लॉर्ड कैनिंग हुआ क्योंकि 1858 में इनको वायसराय बनाया जाता है, और ये नियम 61 में ही आ गया पोर्टफोलियो सिस्टम, तो 1861 में कौन रहेंगे, लॉर्ड कैनिंग, है ना। अगला सवाल है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का प्रमुख सुधार क्या है? 1892 का प्रमुख सुधार क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली या फिर द्वैध शासन प्रणाली? द्वैध शासन प्रणाली अभी नहीं आता है, इसमें द्वैध शासन प्रणाली हम लोग क्या देखते हैं जिसमें क्या आरक्षित और हस्तांतरित विषय होते हैं। इसमें क्या होता है, अभी तक हम लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को शुरुआत किया गया था 1892 में, और इसमें निर्वाचन शब्द का यूज नहीं किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है मनोनीत शब्द का। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि निर्वाचन शब्द का यूज नहीं किया था, क्या किया था, मनोनीत। और ये क्या था, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में भी कैसे कि उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिसके पास धन के आधार पर, कर के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। ये क्या था, कुछ ही लोग होते थे शामिल, और वही लोग क्या करते थे, वोट देते थे। तो ये क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। संघीय शासन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट वोट देना, कि सभी को अधिकार है, जितने वयस्क लोग हैं सब वोट दे सकते हैं, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष। द्वैध शासन तभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद आता है 36वां सवाल, 1892 के अधिनियम में विधायक सदस्यों को कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने की अधिकार है? तो कितना दिन पहले देकर के सूचना प्रश्न पूछ सकता है? 6 दिन पहले। हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर कोई मान लो सार्वजनिक यूज के लिए, सार्वजनिक हित के लिए कुछ सूचना है, कुछ प्रश्न पूछना है, उसको 6 दिन पहले सूचना देना होगा। सूचना देने के बाद वो क्या सवाल उससे पूछ सकता है, और इसमें देखे थे हम लोग कि बजट पे चर्चा इसी अधिनियम के तहत 1892 के तहत। 37 नंबर, मॉडल मिंटो सुधार किस वर्ष भारतीय परिषद अधिनियम कहलाता है? कौन सा वर्ष का भारत परिषद अधिनियम जो है वो मॉडल मिंटो के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? 1909। और ये क्या था, मॉर्ले है राज्य सचिव, और मिंटो क्या है, मिंटो है वायसराय। जो भी पहला नाम होगा वो ऊंचा पोस्ट होगा, राज्य सचिव जो ऊंचा पोस्ट है, और उसको इसलिए क्या कहा था, मॉर्ले मिंटो सुधार कहा था 1909 के अधिनियम को। अगला सवाल है कि 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन से शामिल हुए? बाल गंगाधर तिलक तो नहीं हुए थे, न दादा भाई नौरोजी और न सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी कि कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ था। उसके बाद अगला सवाल 39 नंबर, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के साथ शुरू किया गया था? कौन सा अधिनियम था जिसमें कि मुस्लिम के लिए बोला गया कि अभी अलग यहाँ पर से जो एरिया है यहाँ पर से केवल मुस्लिम खड़ा हो सकता है और मुस्लिम वोट सकते हैं? ये भी किसका ही किसके तहत लाया गया था? फूट डालो और राज करो का नीति था अंग्रेजों का, फूट डालो और राज करो। और यही चीज़ अभी क्या चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है, फूट डालो और राज करो। कैसे कि हिंदू को आपस में कि मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरीके से जय श्री राम करके हिंदू का वोट आरक्षण ले लेते हैं नेता लोग, और मुस्लिम को मुस्लिम के नाम पे अभी भी यही चीज़ चल रहा है, फूट डालना है, हिंदू को मुस्लिम के विरुद्ध बात करना है कि हाँ उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और हिंदू पे कब्जा हो जाएगा, हिंदू को खत्म कर दिया जाएगा।
और मुस्लिम को अलग बोलना है कि हाँ ठीक है, उसके जो भी जनसंख्या बढ़ गया, आपको अपना जनसंख्या बढ़ाना है, नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। इस तरीके की बातें करके क्या करना है, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ आपस में लड़ाना है और अपना अपना नेता लोग काम निकालते हैं। ये काम अभी भी चल रहा है जो अंग्रेजों के समय में था। अंग्रेज तो खैर बाहर के थे जो शोषण करना था हम लोगों को, और अभी भी भारतीयों को भी शोषण करना है। तो खैर मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जो होता है 1909 के तहत, अधिनियम के तहत आता है। ये पहली बार 1909 में ऐसा व्यवस्था किया गया ताकि जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर शुरू किया गया था 1909 में। और इसी अधिनियम को, एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, सर्वस्व नाश अधिनियम, सर्वस्व नाश एक्ट। ठीक है, 1909। अगला सवाल है कि 1909 के अधिनियम को गांधी जी ने क्या कहा था। पहले हम लोग पढ़ लिए कि कौन सा, सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट गांधी जी ने कहा था किसको, 1909 के अधिनियम को। और इसका अगला सवाल है, सवाल नंबर 41, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस सुधार में लागू हुआ। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो कौन सा था, 1909 वाला था, मॉर्ले मिंटो सुधार, है ना। उसी तरीके से 1919 को जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू कौन है, वायसराय, एसओएस, सॉरी राज सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय। ठीक है, एसओएस क्या होता है, राज सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 42, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी। 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में तो एक ही सदन व्यवस्था है। अच्छा, 1909 अधिनियम के तहत जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ लाया गया था, प्रांत में लाया गया था। और 1919 अधिनियम के तहत प्रांत से द्विसदनीय व्यवस्था को हटा करके केंद्र में लाया गया। तो क्या हो गया, द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में। 43 में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू हो जाता है। द्वैत शासन प्रणाली क्या है, जिसमें से विषयों को दो भागों में बांटा गया कि एक जो होगा वो हस्तांतरित विषय होगा, और दूसरा विषय क्या होगा, उसमें दूसरा विषय होगा जो कि आरक्षित विषय होगा। इस दो भागों में विषय को बांटा गया, और इसी क्या कहते हैं हम लोग, द्वैत शासन प्रणाली। और ये क्या आता है 1919 में। ठीक है, 1919 में क्या आता है, द्वैत शासन प्रणाली, जिसमें कि विषयों को दो भागों में बांटता है। एक तो हस्तांतरित जो कम वैल्यू का है, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से जिससे पैसा कमाना है। ठीक है, वैल्यू तो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा हस्तांतरित वाला ही था, जैसे शिक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसका स्वास्थ्य, कृषि, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें किसको दिया गया, हस्तांतरित विषय में रखा गया। इसमें प्रांत का कंट्रोल था, लेकिन आरक्षित विषय एक था, आरक्षित विषय जिसमें से कि आय ज़्यादा आता है, पैसा जिसमें ज़्यादा आता है। जैसे पुलिस अगर रखेंगे तो क्या होगा, टैक्स वसूलने में आसानी होगा, है ना। राजस्व यानी कर वसूलना, ये सब चीज़ें किसमें रखा गया, सेना, ये सब चीज़ें किसमें, रेलवे, ये सब किसमें, आरक्षित वाले विषय में। आरक्षित वाले वही विषय जिसमें कि अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा होता है, और हस्तांतरित में वो विषय जिसमें कि अब बिना पैसे का आप लोग जो इस पैसा दे दिया गया उसके हिसाब से काम करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें। 1919 अधिनियम। अगला सवाल है सवाल नंबर 44, 1919 के अधिनियम के तहत किन विषयों को हस्तांतरित सूची में रखा गया था। अभी हम लोगों ने देखा हस्तांतरित सूची में वही विषय होगा जो कम वैल्यू का होगा अंग्रेजों के हिसाब से। तो सबसे कम देखो, वित्त और पुलिस। वित्त और पुलिस क्या होगा, कभी भी नहीं होता हस्तांतरित में। अगर वित्त और पुलिस को भारतीय लोगों को दिया जाए कि हाँ ठीक है, वित्त जो है भारतीय संभालेंगे, पुलिस भारतीय संभालेंगे, क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोगों का रहना जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए क्या हुआ, वित्त पुलिस को किस में रखा गया, आरक्षित में। पुलिस किसके पास रहेगा, मेरे पास। न्याय और सेना, ये भी नहीं दे सकते भारतीयों को। अगर न्याय और सेना दे दिए, जितना भी अन्याय अंग्रेजों ने किया है वो उसके खिलाफ ही हो जाएगा सारा न्याय, और सेना भी किसके खिलाफ हो जाएगी, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी। तो ये भी भारतीय को नहीं दे सकते। विदेश नीति एवं रक्षा, विदेश किस देश के साथ में कैसा संबंध रखना है, रक्षा के मामले में रक्षा मंत्रालय क्या काम करना है, ये अगर भारतीयों को दे दिया गया तो अंग्रेज लोग शासन नहीं कर सकते हैं इसको। ये भी किसके पास रखा गया था, अंग्रेजों ने खुद अपने पास रखा था। और ये सारे विषय जो आते हैं वो आते हैं आरक्षित में। आरक्षित में वही विषय आते हैं जो अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था शासन करने के लिए। बचता है क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब कि कृषि में कुछ नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य का कैसे देखना है, ये सब किसको दे दिया गया, भारतीयों को, कि इसमें आप लोग शासन करें, इसमें आपको इतना पैसा दे दिया गया, इसके साथ देख लें कि आप कृषि करना है, स्वास्थ्य करना है। तो उस हस्तांतरित विषय में वही विषय रखा जाएगा जो लोगों के भलाई के लिए केवल है, उसमें हस्तांतरित विषय आएंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया। एक मिनट, माइक चल रहा है। प्रांतीय विषय को, हाँ ठीक है, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया है। कब, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें केंद्रीय बजट से प्रांत बजट को अलग कर दिया गया। ये कौन सा अधिनियम है, 1919 अधिनियम में प्रांत बजट से, यानी कि सेंट्रल बजट से केंद्रीय बजट से
प्रांत बजट को अलग कर जाता है कि अब प्रांत के लिए, हर एक प्रांत के लिए अपना बजट होगा, और ये अधिनियम आता है 1919 में। अगला सवाल है 46 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 1935 में क्या क्या विशेषताएं महत्वपूर्ण है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मंत्रिमंडल शासन, ये पहले हो चुका था। पूर्ण स्वतंत्रता, ये तो कभी नहीं हुआ 47 में। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली 1935 से आता है, संघीय शासन प्रणाली। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? हम लोगों ने देखा था कि जो 1935 का अधिनियम है, इसमें बहुत सारे नियम लाए गए थे, जिसका कि बहुत सारा जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया, लगभग 80% हिस्सा। इसी नियम अधिनियम के तहत क्या होता है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का अधिनियम पास होता है, और 1937 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक बनकर तैयार होता है। अगला सवाल है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितना सूची बनाया गया था? 2, 1, 4। देखो, वो जो था हस्तांतरित और आरक्षित, वो केवल प्रांत लेवल पे था। तो प्रांत के अंदर, प्रांत के लोग को उसमें वहाँ पे 2 विषय में बांट दिया गया कि आरक्षित विषय में सेना रहेगा, पुलिस रहेगा, वित्त रहेगा। ये सब चीजें कौन रहेगा इसमें आरक्षित में? ये किसके अंदर, किसके हाथ में रहेगा? अंग्रेजों के हाथ में। प्रांत में लोगों को, भारतीयों को शासन करने का मौका दिया गया था कि ठीक है, भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें विषय बांट दिया गया। एक विषय रह देगा हस्तांतरित, कि इस विषय में स्वास्थ्य रहेगा, कृषि रहेगा, और क्या, शिक्षा रहेगा। ये सारे विषय किसमें रहेगा? हस्तांतरित में। और इसमें भारतीय लोग नियम कानून बना सकते हैं, और इसमें लोग देख सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बांटने के लिए सूचियां बनाई गई थी, और वो सूचियां हैं 3, केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची, है ना। केंद्र सूची यानी सेंट्रल, जिसमें कि केंद्र कंट्रोल करता है। राज्य सूची स्टेट, और समवर्ती सूची जो अभी हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं कंकरेंट सूची। इसमें कितना विषय शुरू में रखा गया था? 59। राज्य सूची में कितना रखा गया था? 54। और समवर्ती सूची में कितना रखा गया था? 36। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। सवाल नंबर 49, 1935 के अधिनियम में कितने विषयों में संघ सूची में रखे गए थे? अभी हम लोगों ने देखा 59 विषय जो है संघ सूची में थे, और 54 विषय जो है वो राज्य सूची में थे, 36 विषय जो है वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची वैसा सूची होता है, वैसा विषय होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो ऊपर नियम होगा, मतलब जो मान लो कोई विषय है, जैसे मान लो शिक्षा, उसमें अगर दोनों राज्य भी बना रहा है और केंद्र भी बना रहा है, अगर दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है एक दूसरे को, तो वो उसमें केंद्र का नियम को माना जाएगा, क्योंकि केंद्र क्या है? सबसे ऊपर है। तो अगर राज्य और केंद्र आपस में विरोध में है, तो सबसे नियम किसका माना जाएगा? केंद्र का। ठीक है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची, जिसमें कि दोनों नियम बना सकता है। राज्य वाले में केवल राज्य बनाएगा, केंद्र वाले में केवल केंद्र बनाएगा। समवर्ती में दोनों बना सकते हैं, बस दोनों एक दूसरे से विरोध में ना आए। सवाल नंबर 50, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि अधिनियम किस अधिनियम से किया गया था? 1909 में क्या किया गया था? मुस्लिम के लिए, है ना, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित कर दिया गया था। 1919 का अधिनियम में जो है और इसको विस्तार किया गया, और इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन सबको शामिल किया गया। ठीक है, 1935 में इसको और बढ़ाया जाता है आगे, और इसमें क्या है कि पिछड़ा जाति, फिर महिला, इस सबको, मजदूर, इन सबका अलग से निर्वाचन क्षेत्र किया गया। ये सब क्यों किया गया? ताकि ये लोग आपस में ही बढ़ जाएं, और बढ़ने से क्या होगा कि ये लोग आपस में कभी मिलकर नहीं रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, और कभी भी अंग्रेजों की तरफ देखने को मौका नहीं मिला कि हाँ ठीक है, इन लोगों का शासन हो रहा है, हम लोग शोषित हो रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ते रहें और हम लोग आसानी से शासन करते हैं। ये सारा चीज इसलिए लाया गया था, फूट डालो और राज करो की नीति से। भारत सचिव का परिषद कब समाप्त हुआ? भारत सचिव परिषद कब लाया गया था? ये लाया गया था 1858 अधिनियम के तहत, जिसमें भारत गवर्नर जनरल को राज्य सचिव मंत्रिपरिषद का ही एक मेंबर होता है मंत्रिमंडल का, और वो कहाँ होता है? लंदन में। और इसको 1858 लाया गया था। इसके हेल्प के लिए 15 मेंबर का एक मंत्रिपरिषद होता है, जो उसको क्या करता है? सलाह देता है। इसको जो समाप्त किया गया वो 1935 में, 1935 में ऑप्शन बी समाप्त कर दिया गया था। 52 नंबर, मताधिकार का विस्तार 10% किस अधिनियम के तहत हुआ? तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935। तो 1935 अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार 10% और बढ़ा दिया गया था। इससे पहले क्या था? वही धन के आधार पर, कौन टैक्स कितना दे रहा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसके आधार पर होता था। इसके बाद अगला सवाल है संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? संघीय न्यायालय हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम के तहत आया था, और स्थापना होता है 1937 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? सेम अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? प्रांतीय लोक सेवा आयोग,
जितना भी लोक सेवा आयोग है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं यूपीएससी, ये क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि केंद्र स्तर पर जो नौकरियां बहाली होती हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब क्या होता है? केंद्र के स्तर पर। इसका बहाली कौन करता है? यूपीएससी। उसी तरीके से बीपीएससी जो है बिहार के लिए, उसी झारखंड के लिए जेपीएससी, है ना। और एक चीज़ और होता है ज्वाइंट ज्वाइंट पीसीएस। ज्वाइंट पीसीएस में क्या होता है? दो से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही संगठन काम करता है, वो बिहार के लिए बना सकता है, झारखंड के लिए बना सकता है ना। और कोई राज्य ऐसा है जो चाहे कि नहीं हम एक ही आयोग बनाएंगे, उसी आयोग से हमारा भी दोनों राज्य में काम चल जाए, उसको कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग किसको कहते हैं? इसको राज्य को। राज्य वाला जो बीपीएससी अभी चल रहा है वो क्या है? राज्य के लिए, उसी में क्या कहा जाता था? प्रांत। और ये अधिनियम कब लाया गया था? 1935 अधिनियम के तहत। इसके बाद सवाल नंबर 56 कि अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी, और कहा गया था कि वायसराय जो है कभी भी आपातकाल स्थिति में या विशेष स्थिति में क्या कर सकते हैं? कौन सा अधिनियम कानून ला सकते हैं? उस कानून कहते हैं क्या नाम उसका? टेम्पोररी कानून हम बताए थे, अस्थायी अध्यादेश। अध्यादेश जारी करना, है ना। अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस। अगला नंबर सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा है तो वैधानिक आयोग कब बना था? 10 वर्ष बाद। ऑप्शन बी हम लोगों ने देख लिया था ये। उसका सवाल नंबर 58 कि प्रांतीय विषयों पर नियंत्रण किस अधिनियम से कम किया गया? यानी प्रांतीय विषय में जो हम लोग हस्तांतरित आरक्षित देखते हैं उसको कम किया गया था 1919 के तहत। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 59, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत हो चुका था, कि यहाँ पे अब लोग जो है जो प्रांतीय लेवल पर, अभी सेंट्रल लेवल पर नहीं, केवल प्रांतीय लेवल पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत हो चुका था 1919। आज का आखिरी सवाल, गांधी जी ने किस अधिनियम को सर्वाधिक आलोचना की? गांधी जी ने किस अधिनियम को कहा था कि ये सर्वस्व नाश का एक्ट? उस अधिनियम का नाम है 1909। और क्यों कहा गया था? वो इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये जो अधिनियम लाया गया, और इसका आधार क्या था? इसका आधार था धर्म, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर। ये जो आधार लाया गया था, इसकी वजह से गांधी जी ने क्या कहा था? सर्वस्व नाश का एक्ट, और सबसे ज़्यादा निंदा इसकी की थी। और इसमें दिक्कत क्या था? कोई मान लो एरिया है, जो लोगों ने नहीं देखा पहला वाला वीडियो, मान लो कोई एरिया, यहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, सब बहुत लोग रह रहे हैं। अब अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर से केवल मुस्लिम खड़ा होगा। दिक्कत इसमें नहीं कि उम्मीदवार जो है केवल मुस्लिम ही हो, दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ है, बाकी जो है मुस्लिम ही केवल वोट दे सकते हैं, बाकी हिंदू, सिख, ईसाई ये सब कुछ नहीं वोट दे सकते। तो दिक्कत इस बात से, इससे क्या होगा कि मुस्लिम का ध्यान किस पे जाएगा? केवल मुस्लिम पे। क्यों? क्योंकि उसको वोट किससे मिल रहा है? मुस्लिम से मिल रहा है, और मुस्लिम की वजह से वो उम्मीदवार या नेता बना है, तो किसके लिए काम करेगा? मुस्लिम के लिए। और हिंदू और सिख, ईसाई सबको नहीं देखेगा। इन लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन लोगों का शोषण हो जाएगा, है ना। इस वजह से, और ये क्या होगा? आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि मुस्लिम हिंदू, इसकी वजह से कुछ को कुछ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लोगों को रोड, नाला, लाइट, जो भी है व्यवस्था है, जो नेता दे सकता है, उतना मिलता रहेगा। ठीक है, ये था हमारा 60 सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से लेक्चर पॉलिटी का ही आएगा, देखते हैं अगला लेक्चर कौन सा आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।